जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हेलो दोस्तों, यूसीएस सेक्टर 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 अध्याय 1 में सौर मंडल के बारे में। यानी हम लोग आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे हमारा सौर मंडल। तो इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं कि अधिकांश जो कि हमारा सौर मंडल है वो सौर परिवार का मुखिया यानी मेन सदस्य हमारा सूर्य को माना जाता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि हमारा जो सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड वो जो चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सौर परिवार कहते हैं। तो ध्यान देंगे सर्वप्रथम कि पहले जानेंगे कि आखिर भूगोल का जनक हम लोग किसे कहते हैं, भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसको नामकरण किसने किया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर कि भूगोल शब्द का नामकरण एक यूनान के व्यक्ति थे जिनका नाम था हिकेटियस, जिन्होंने भूगोल की खोज की। अगर आपसे भूगोल का जनक पूछे तो उसका नाम क्या होगा, हिकेटियस। लेकिन अगर आपसे कह दे कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। उसके बाद से यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि आखिर सौर परिवार का जो सौर मंडल है उसका डेफिनेशन क्या होगा। तो इसमें होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहते हैं। आज हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि इसमें दिया है कि सौर परिवार का मुखिया। तो आखिर सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो हम लोग देखते हैं या अपने परिवार में भी देखते हैं कि जो हमारा परिवार होता है उसमें का मेन सदस्य जो होते हैं वही क्या होते हैं, उस परिवार का मेन मुखिया होते हैं। उसी तरह जैसे कि सौर परिवार की बात की जाए तो सौर परिवार में जो मेन सदस्य होते हैं यानी यहाँ पर जो केंद्र पर बैठे हुए हैं हमारे सूर्य, ये क्या हैं, अपने सौर परिवार के यानी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड के मालिक कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौर परिवार का मुखिया किसे माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। उसके बाद से हम ध्यान देंगे कि आखिर ये जो हमारा सूर्य है इसमें दो गैस यानी हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है, इसमें सम्मिलित रूप रहता है। यानी इसमें सूर्य में हम सूर्य की बात करें तो इसमें हमारा दो ठो गैस होता है जिसका क्या नाम है, हाइड्रोजन और हीलियम से ये क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद से और सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो सूर्य हमारे सभी ग्रहों से क्या है जी, लाख गुना बड़े हैं। यानी इनकी गिनती यानी अगर पृथ्वी से की जाए तो पृथ्वी से क्या है, 100 गुना बड़े हैं। यानी अगर सूर्य और पृथ्वी की तुलना की जाए तो एक राई, जैसे कि हम लोग सरसों के बीज देखे हैं, उस तरह हमारा ये क्या है, पृथ्वी है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य काफी विशाल हैं। और गौर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश हमारे पृथ्वी पर कितने मिनट में आता है, 8 मिनट 19 सेकेंड, लगभग 20 सेकेंड। ये क्या होता है, जब हम सूर्य से प्रकाश हमारा पृथ्वी पर आता है तो इसके आने में यानी पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 19 सेकेंड। क्लियर। उसके बाद से बात करेंगे हमारा सौर प्रज्वाल। तो इसमें क्या होता है, जो हम ये सौर प्रज्वाल देख रहे हैं यानी सौर्य के देख रहे हैं, इसमें जो ये प्रकाश उत्पन्न होता है, जो ये लपटें ऊपर दिखाई देती है, यानी जब हम लोग सूर्य को देखेंगे तो जो ये लपटा उस पर निकला हुआ प्रतीत होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल। क्लियर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सौर प्रज्वाल। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि ग्रह का परिचय। पहले ग्रह हमारा कितना था, तो पहले ग्रह हम लोग देखे थे कि यहाँ पर 9 ठो ग्रह को माना जाता था, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर अब ग्रहों की संख्या कितनी कर दी गई है, 8 कर दी गई है। ग्रह की विशेषता क्या है कि वो अपने अक्ष पर यानी एक दूसरे की कक्षा को न काटते हुए वो क्या करते हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं।
और प्लूटो में क्या था कि वो दूसरे ग्रह का कक्षा को क्या करता था, क्रॉस कर देता था, काट देता था। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। अब ग्रहों की संख्या अगर आपसे पूछ दे तो ग्रहों की संख्या कितनी होगी, 8। वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये क्या है जी, ये अपने अक्ष पर ये घूमते रहते हैं। ये क्या है जी, ग्रह के रूप में व्यवस्थित हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे कि बुध यानी ग्रह की बात करते हैं तो बुध सबसे छोटा और सूर्य के नजदीक स्थित है। यानी बुध क्या है जी, सूर्य से सबसे नजदीक स्थित है। ठीक है, उसी तरह अगर पृथ्वी की बात की जाए, हमारी पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी हमारा नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर यानी हमारा पृथ्वी पर क्या है जी, 29% ही स्थल है और 71% जल होने के कारण जब अंतरिक्ष से वैज्ञानिक पृथ्वी को देखते हैं तो ये कैसा प्रतीत होता है, नीला। यानी जल का रंग कैसा होता है, नीला होता है। जो नीला रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी भी नीला प्रतीत होता है। क्लियर। उसके बाद से बात करेंगे हमारा शुक्र हो गया। अब मंगल पर, तो मंगल क्या है जी, मंगल पर आयरन ऑक्साइड होने के कारण, ये लाल होने के कारण इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसे मंगल ग्रह को क्या किस नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे कि जो हमारा बृहस्पति है, ये बृहस्पति है तो बृहस्पति की सबसे अधिक उपग्रह हैं। यानी बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो इसमें 63 उपग्रह बृहस्पति के पास है। ये आकार में भी सबसे बड़ा है और इसके उपग्रहों की संख्या भी सबसे बड़ी है। अब हम लोग बात कर लेंगे शनि की। तो शनि में क्या है जी, तो शनि ये शनि के ऊपर एक छल्ला लगा रहता है। जो वो छल्ला की खोज अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शनि पर जो छल्ले लगे हैं उसका खोज किसने किया था, तो आपका आंसर होगा गैलीलियो ने। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे ये यूरेनस। तो यूरेनस क्या है जी, ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। यानी अरुण क्या है जी, दक्षिणावर्त घूमते हैं और नेपच्यून अपने स्थान से ये क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर आसमान में तारे टिमटिमाते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तारे का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह क्या होते हैं, वो तारे के चमक से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ठीक है, यानी ग्रह का कोई अपना चमक नहीं होता, तारे का अपना चमक होता है। तारे बहुत ही दूर होने के कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यानी ग्रह से भी तारे क्या हैं जी, बहुत दूर पर स्थित हैं, जिसके वजह से हम रात्रि के समय में देखते हैं तो तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे अनुभव होता है कि तारे क्या हैं, वो प्रज्वलित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या उसको क्या जैसे हम लोग दीपक नहीं देखे हैं उस तरह वो प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि तारे का मतलब जो प्रकाश है वो किसके कारण, मतलब हम लोग जैसे देखते हैं कि किसी तारे का प्रकाश अधिक दिखाई देता है और किसी तारे का प्रकाश बहुत कम दिखाई देता है। तो ये आपका आंसर होगा कि वो अपने द्रव्यमान के कारण अधिक प्रकाशित होते हैं और अपने द्रव्यमान कम के कारण वह कम प्रकाशित होते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी हमारा घर। जैसा कि हम लोगों ने अपने पृथ्वी के बारे में चर्चा किया था कि पृथ्वी क्या है जी, एक यहाँ पर हम लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के छोड़ अन्य ग्रहों पर हमारा जीवन उतना सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जीने के लिए सबसे जरूरी है कि ऑक्सीजन का होना, लेकिन अन्य ग्रहों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है, जिसके वजह से हम लोग वहां पर नहीं जीवित रह सकते हैं। लेकिन एक पृथ्वी ग्रह है जो हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, आसानी से अपना जीवन व्यवस्थित कर सकते हैं और यहाँ पर जल की भी मात्रा अधिक में है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रह और उपग्रह के बारे में। तो इसमें क्या होगा कि देख रहे हैं कि ग्रह है और उपग्रहों की संख्या है, यानी किस किस ग्रह का कितना उपग्रह है उसके बारे में आप लोग जानिएगा। यानी
किस ग्रह का कितना उपग्रह है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो देखे रहे हैं कि बुध का कितना उपग्रह है, 0 उपग्रह है, यानी बुध में उसका कोई उपग्रह नहीं है। और वही बात हम लोग शुक्र की करें तो शुक्र में कितना उपग्रह है, ये भी क्या है जी, 0 है, यानी शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। आपको ध्यान देना है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। उसके बाद से बात करेंगे हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आपको ध्यान देने वाली बात है कि आखिर उपग्रह किसे कहते हैं, यानी जो ग्रह का चक्कर लगाता है, यानी जो ग्रह का चक्कर लगाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मंगल की। तो मंगल का 2 उपग्रह है, उसको नाम आप याद रखिएगा, उसका नाम है फबोस और एक का नाम है डिमोस, यानी एक का नाम है फबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। ठीक है, यानी इस एक का नाम है फबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। उसके बाद से बृहस्पति का कितना उपग्रह है, 63 उपग्रह है, जो कि किसके किसके बीच है, मंगल और जो हम लोग देख रहे हैं मंगल और बृहस्पति में क्या है जी, ये उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक देखी गई है। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा शनि है, तो शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 63 है। शनि के उपग्रहों की संख्या कितना है, 63 है। उसी तरह यूरेनस है और नेपच्यून है, तो यूरेनस की संख्या कितनी है, उपग्रहों की संख्या 27 है। और नेपच्यून की बात की जाए तो नेपच्यून की ग्रहों की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या कितनी है, 13 है। अब हम लोग बात कर लेंगे आकाशगंगा पर। तो इसमें क्या होता है दोस्त कि आकाशगंगा जो हमारे असंख्य तारों का जो समूह होता है, जो क्या होता है उसको हम लोग मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, यानी जो असंख्य तारों का समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। यानी इसको हम लोग तारों की नदी भी कहा जाता है। यानी नदी से तो आप तो स्पष्ट हो गया कि नदी से क्या होता है, यानी नदी, लेकिन किसकी नदी, तारों की नदी, यानी बहुत सारे असंख्य तारों का झुंड, यानी एक बोले समूह को ही क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे, उसके बाद से बात करेंगे कि आकाशगंगा यानी मिल्की वे का आकार कैसा होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सर्पिलाकार, यानी सर्पिलाकार। जैसे सांप देखे हैं ना, सांप देखे ना, तो इस तरह सांप होता है ना, उसी तरह क्या होता है, मिल्की वे का आकार होता है, यानी उसको सर्पिलाकार जैसे बोल सकते हैं, वो सर्पिलाकार मिल्की वे का आकार होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे सप्तऋषि। तो सप्तऋषि आखिर होता क्या है, तो आपने महसूस किया होगा गर्मियों के दिने में जब हम लोग अपने छत के ऊपर सोते हैं तो आसमान में देखने के बाद से उत्तर दिशा की ओर 7 ठो क्या होता है, हम लोग तारे को एक समूह में देखते हैं, जो कि बहुत ही व्यवस्थित रूप से सजे होते हैं और चटकार रूप में हमें दिखाई देते हैं। यानी ऊपर आसमान में ताकने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि क्या ये 7 समूह ये क्या है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आखिर इसका मतलब कैसा है, ये किस किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सप्तऋषि को यानी उस 7 तारे को हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने यानी विद्वानों ने क्या किया, इस 7 यानी जो तारे हैं उनको नाम ऋतु, फूल, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अगिकरा एवं मरीचि के नाम से उसे व्यवस्थित किया, उसको निरूपित किया, यानी उसका नाम रख दिया। अब हम लोग बात करेंगे तो कुछ यूनानी ग्रंथों के अनुसार इस सप्तऋषि को क्या क्या नाम दिया गया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एंटा एवं जेंटा। ठीक है, ये नाम दिया गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे अपने, देख रहे हैं कि ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि यह एक स्थिर तारा होती है, यानी ये क्या होती है, एक स्थिर तारा होती है, ये घूर्णन नहीं करती। और ये क्या करती है, ये उत्तरी गोलार्ध पर स्थित होती है। कहाँ अवस्थित होती है, उत्तरी गोलार्ध पर। और ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर अवस्थित होती है। विषुवत रेखा पर किसी स्थान पर देखने पर, यानी विषुवत रेखा से हम लोग किसी भी स्थान पर देखेंगे तो वह किस अवस्था में दिखाई देती है, क्षैतिज अवस्था में दिखाई देती है। यानी हम लोग जब विषुवत रेखा से जब हम लोग देखेंगे ध्रुव तारा को तो किस रूप में दिखाई देगी, यानी क्षैतिज अवस्था में, यानी लेटी हुई अवस्था में क्या होती है, वो दिखाई देती है। उसके बाद से पढ़ेंगे राशि के बारे में।
तो राशि में हम लोग देखेंगे कि तारों का एक कई विशेष समूह होता है। यानी हम लोग जब तारा के बारे में सब पढ़ रहे थे, आकाश गंगा के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि तारों का क्या होता था, समूह होता था। लेकिन फिर उसके अंदर यानी थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो देख रहे हैं कि तारों का एक क्या होता है, विशेष समूह होता है। जब पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो सूर्य तारा पृथ्वी के बीच नजर आता है। यानी सूर्य और तारा पृथ्वी के बीच क्या होते हैं, बहुत सारे तारा सूर्य और पृथ्वी के बीच नजर आते हैं। और ऐसे समूह की संख्या 12 है। यानी जो हम लोग समूह उसमें देखते हैं तो उसमें कौन सी संख्या है, उन सब की संख्या कितनी है, 12 होती है। और हम लोग देखते हैं कि इन्हीं सब तारों को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग राशि के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस हम लोग जो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो हम लोग को तारा दिखने को मिलता है उसे हम लोग राशि के रूप में जानते हैं। और राशि की जो नाम है, तो राशियों की संख्या कितनी है, 12 होती है, जो इस प्रकार है। तो देखेंगे यहाँ पर इसके नाम क्या है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये सब क्या है, ये राशियां हैं। यानी इन सब को हम लोग क्या करते हैं, राशियां के नाम से जानते हैं। जो हम लोग राशिफल अपना देखते हैं वो सब इन्हीं क्या करते हैं, इन्हीं राशियों पर हम लोग अपना राशिफल देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उसके बाद से नक्षत्र पर, कि आखिर नक्षत्र हम लोग कैसे करते हैं। जो हम लोग पूर्वज या दादी दादा कहते हैं ना कि ये वाला नक्षत्र चल रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर नक्षत्र होता क्या है, इसको हम लोग कैसे अवलोकन करते हैं। तो देखेंगे कि इसमें क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समूह होता है। यानी हम लोग पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों ओर क्या होता है, विभिन्न तारा है, यानी असंख्य तारा है, जिसकी संख्या 27 है। यानी उसकी संख्या अगर देखा जाए तो कितनी, अगर पृथ्वी के करीब की तारा की बात की जाए तो कितनी है, 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। यानी जो चांद है हमारा, जो हमारा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इधर एक ये उपग्रह है जो ये चांद है। यानी पृथ्वी का उपग्रह एक चांद है, पृथ्वी के उपग्रह जब चांद हुआ तो उसके बगल में ही होगा। अब जाहिर सी बात है जब ये पृथ्वी परिक्रमा करती है या चांद परिक्रमा करता है पृथ्वी को, तो क्या होता है, वो चांद जब परिक्रमा करता है पृथ्वी को तो इन तारों से जो हमारा 27 तारा होता है गुजरना पड़ता है। क्या होता है, वो गुजरेगा नहीं, यानी उसको काटेगा नहीं तो अब तक वो पार नहीं कर पाएगा पृथ्वी को। तब हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों का समूह से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। जो वो तारों का समूह है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। इसको बात को ध्यान रखिएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी से गुजरता है तो क्या होता है, विभिन्न तारों से वो गुजरता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नक्षत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसमें देखेंगे कि ये नक्षत्र इस प्रकार है। यानी जो हमारा ये चंद्रमा है जो इस तारों से गुजर रहा है, इन 27 तारों के यानी 27 नक्षत्र का क्या नाम है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उसका नाम क्या है जी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंध्रा, पूर्णवसु, पिष्य और माघा, पूर्णवा, फागुली, उत्तरा फागुली, भाद्रपक्ष, उत्तरा भाद्रपक्ष एवं रेवती। यानी इस तरह वो सब क्या है, उसके नाम हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे कि पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार करती है। कितने दिन में पार करती है, 14 दिन में पार करती है। यानी जब हम लोग जब उस नक्षत्र को पार करेंगे तो पृथ्वी उस नक्षत्र को पार करने में कितना समय ले लेती है, 14 दिन का समय ले लेती है। इसीलिए ना कहते हैं कि क्या हुआ कि 14 दिन हमारा अन्हार रहता है और 14 दिन अंजोर रहता है, या 14 दिन ये वाला पक्ष है, 14 दिन वो वाला पक्ष है। तो ये सब क्या है, ये जो हमारा चंद्रमा है वो क्या करती है, पृथ्वी को घूर्णन करती है, जिसमें वो बहुत सारे तारों को गुजरना पड़ता है, जिसे हम लोग नक्षत्र के रूप में जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मांड। तो जो ब्रह्मांड है वो हमारा क्या है जी, तारों, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड का ही समूह है। और इसमें हम लोग और एक जानकारी ले लेंगे कि इसमें जो होता है, जो हमारा नक्षत्र होता है वह एक मौसम की दशा देकर दूसरे मौसम को पता लगाते हैं। जैसे हमारा पहले क्या होता था, यानी पहले के लोग क्या करते थे
कि जैसे कि मान लीजिए कि आषाढ़ चल रहा है, तो इस आषाढ़ में प्रथम नक्षत्र में यानी 14 दिन में क्या घटना हुई है उसको अनुमान लगाकर ही वो 14 दिन को पता लगाते थे। और इस तरह हम लोगों ने अपने सारे थ्योरम पर बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि सही विकल्प को चुने, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 1 देख रहे हैं कि राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि राशियों की संख्या कितनी है कि 12 है। यहाँ पर राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो हमारा एक का 1 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, इस तरह 1 का एक का आंसर क्या हो गया 12। फिर देख रहे हैं कि सूर्य की आकृति कैसी है, यानी सूर्य की आकृति कैसी है ये दिया हुआ है, गोल है, वर्गाकार है, चिपटी है, आयताकार है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि गोल है, यानी सूर्य की आकृति कैसी है जी तो गोल है। यहाँ पर हमारा 2 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा गोल है, क्योंकि सूर्य गोल है। फिर हम 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में दिया हुआ है हमारा कि सौर्य परिवार का मुखिया कौन होता है, यानी जो हम लोग सौर्य परिवार की बात करते हैं उसमें मुखिया कौन होता है। तो दिया हुआ है आपको पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र। तो यहाँ पर सूर्य परिवार का मुखिया कौन सा हो जाएगा हमारा सौर्य हो जाएगा, यानी सूर्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त सूर्य हो जाएगा। फिर हम लोग 4 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर में दिया हुआ है ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो ग्रहों की संख्या कितनी है 8 है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हमारा 8 आंसर हो जाएगा कि ग्रहों की संख्या अगर पूछा है तो 8 होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, 8 है, 12 है, 9 है, 27 है। तो 9 तो है ही नहीं, 8 ग्रहों की संख्या है, 12 राशियों की संख्या है और 27 क्या है नक्षत्र हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने 5 नंबर में। तो 5 नंबर में देख रहे हैं तो यहाँ पर सप्तऋषि कितने तारों का समूह है, यानी सप्तऋषि की बात कर रहे हैं तो सप्तऋषि से नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि सप्तऋषि की संख्या कितनी होती है 7 होती है। यानी जो हम लोग उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो सप्तऋषि की संख्या देखने को हम लोग 7 को मिलता है। जो पुराने जमाने में क्या होता था इस पर हमने चर्चा नहीं किया था, माफ कीजिएगा। पुराने जमाने में लोग इसी सप्तऋषि के तारों के सूचक के रूप में वो क्या करते थे दिशा को मालूम करते थे। जो नाविक होते थे जो यात्रा करते थे यानी एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे तो इसी सप्तऋषि के देखकर वो ज्ञात कर लेते थे कि ये उत्तर दिशा है, उसके जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा होगा, उसके पीठ के साइड हम लोग गए तो पश्चिम दिशा होगा, उसके आगे जाएंगे तो पूरब दिशा होगा। ठीक है, तो इसी सप्तऋषि से वो नाविक क्या कर लेते थे दिशा को ज्ञात कर लेते थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है खाली जगह को भरिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसमें दिया है 2 के 1 में कि पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिनों में पार करती है, यानी पृथ्वी क्या करती है वो एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है। तो यहाँ पर हमारा 2 का 1 देखने जाएंगे तो हम लोग बात किए थे थ्योरम में भी और यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर में बात कर लेंगे कि पृथ्वी क्या है जी एक नक्षत्र को 14 होगा 14 दिन में क्या कर लेती है वह पार कर लेती है, यानी एक नक्षत्र को पृथ्वी को पार करने में 14 दिन लगता है। आपका आंसर 14 दिन होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे 2 के 2 में देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है, यानी हम लोग जब विषुवत रेखा से देखते हैं ध्रुव तारा को तो वो कैसा दिखाई देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्षैतिज। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्षैतिज रूप में क्या होता है वो दिखाई पड़ता है। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेंगे 2 के 3 में कि मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मंगल तो दिया ही है और हमारा आंसर यहाँ पर बृहस्पति के रूप में तैयार हो गया कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्लियर। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 नंबर में कि बृहस्पति के डैश उपग्रह हैं, यानी बृहस्पति के खाली स्थान उपग्रह हैं। तो बृहस्पति की सबसे ये आकार में भी बड़ा है और उपग्रह में भी अधिक इसके पास उपग्रह है। तो कितना उपग्रह है, तो ये 63 उपग्रह लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये बृहस्पति है,
यहाँ पर हमारा 4 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा। 63 क्या है जी, बृहस्पति का उपग्रह है। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने 5 नंबर में कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है, यानी जब सूर्य अपने प्रकाश को जब पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 8 मिनट 19 सेकेंड। यानी ये एनसीईआरटी बुक का है जो 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट कोई 18 सेकेंड भी देता है, कोई 20 सेकेंड भी देता है, यानी 18 से 20 के हम लोग बीच में ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि पृथ्वी का जब ये दूरी के अनुसार क्या हो जाता है, वो 1 सेकेंड मिनिमम इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ये जब चक्कर लगाते हैं तो कभी ये नजदीक होते हैं यानी सूर्य के नजदीक होते हैं, और कभी क्या होते हैं, ये दूर होते हैं। तो जब दूर होंगे तो जाहिर सी बात है 1 मिलीमीटर समय अधिक लगेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, यानी जब ऑप्शन में मिलेगा उसको हम लोग 8 मिनट 19 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड होगा तो उसको हम लोग टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में दिया हुआ है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, यानी क्या करना है, इस प्रश्न को उत्तर देना है। तो आप लोग अपने नोटबुक अपने सामने रख लीजिए और हम क्या कर रहे हैं, आपको आंसर को लिखवाने जा रहे हैं। तो 3 का 1 लिखिएगा, यानी 3 का 1 का क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। दिया हुआ है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखें। यानी तो पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखना है। तो हमने अपने ये चित्र के माध्यम से देखा और थ्योरम में भी देखा था कि सूर्य से नजदीक कौन कौन से ग्रह हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लिखिएगा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह इस प्रकार हैं। प्रथम बुध, उसके बाद से शुक्र, उसके बाद से पृथ्वी, उसके बाद से मंगल, उसके बाद से मंगल हो गया, उसके बाद से बृहस्पति, उसके बाद से शनि, उसके बाद से अरुण, तब वरुण। क्लियर, ये हमारा 3 का 1 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पर। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह का नाम लिखें। यानी सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, हमारा बुध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह हमारा बुध है। ठीक है, यानी 3 का 2 का आंसर क्या होगा, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने 3 के 3 में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग 3 के 4 में बात करेंगे कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन सा है। यानी पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर लिखेगा कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह शुक्र और मंगल है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह शुक्र और कौन सा है, मंगल है। जो हमारा ये पृथ्वी है इन दोनों का क्या है जी, करीब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के निकट शुक्र और मंगल है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो आपका आंसर लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा, यानी 3 के 4 का आंसर लिखिएगा कि सूर्य उस ग्रह का नाम शनि है जो उसके चारों ओर छल्ले हैं। यानी जिसके चारों ओर छल्ले हैं उसका नाम क्या है, शनि है। तो इसका आंसर इस तरह लिखिएगा कि उस ग्रह का नाम शनि है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले का खोज गैलीलियो ने किया था। ये हमने थ्योरम में भी चर्चा किया था और यहाँ पर भी आपको जानकारी के अनुसार बता दे रहा हूँ कि जो छल्ला है, जो शनि के ऊपर जो छल्ला है, जो रिंग है, उसका खोज किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। क्लियर, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने 4 हो गया हमारा। अब हम लोग 5 पर बात करेंगे कि पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। इस तरह आंसर लिखिएगा कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है। क्लियर, अब हम लोग बात कर लेंगे अपने 7वें क्वेश्चन पर कि वे कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं।
यानी आपको बतलाना है कि वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के क्या करते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं। यानी वो उसकी दिशा के अनुसार नहीं घूमते, उसकी विपरीत दिशा, यानी आप इधर से जा रहे हैं तो वो इधर से जा रहा है, ऐसा बोला जाता है विपरीत दिशा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि शुक्र है और अरुण है, यानी एक हमारा ये शुक्र है, ये कहाँ गया शुक्र, हाँ यहाँ पर ये शुक्र है, और एक हमारा ये अरुण है जो क्या है जी, ये विपरीत दिशा में घूमता है। यानी ये अपने इस दिशा में नहीं घूमता है, जैसे ये सारे ग्रह इस दिशा में घूमते हैं, यानी ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं। लेकिन यही दो ग्रह है शुक्र और अरुण जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लियर। बात करेंगे अपने 9वें क्वेश्चन पर कि आकाशगंगा क्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि आखिर आकाशगंगा क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि आकाशगंगा खुले आसमान में वह गंगा, वह रास्ता जिसके चारों ओर असंख्य तारे हों, यानी दूर दूर तक क्या है जी, असंख्य तारे हों जो सफेद चमकदार पट्टी की तरह दिखाई देते हैं, जिसका आकार सर्पिलाकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे आकाशगंगा भी कहते हैं, इसे मिल्की वे भी कहते हैं। आपका आंसर क्या होना चाहिए कि खुले आसमान में असंख्य तारों का समूह आकाशगंगा कहलाते हैं, मिल्की वे कहलाते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार होता है जो सफेद एक पट्टी की तरह दिखाई पड़ता है। यानी आप देखेंगे, अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये क्या होता है, सर्पिलाकार दिखाई देता है, एक सफेद पट्टी की तरह दिखाई देता है। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि आकाशीय पिंड एवं दी हुई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। यानी आपको एक क्वेश्चन दे दिया है और एक क आपको एक आंसर के रूप में दिया हुआ है, उसको आपको सही टिक करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें दिया हुआ है 1 में कि बुध, और इधर सारा क्या है जी, ये ऑप्शन ही मानिए। तो बुध, यानी बुध, इसमें देखेंगे कि बुध क्या होता है, यानी बुध ये हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें है हमारा बुध, ये क्या बोलते हैं, सबसे छोटा ग्रह है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसके मिलान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुध ऐसे भी सबसे छोटा ग्रह है, तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा ग्रह है। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की। तो पृथ्वी क्या है जी, ये नीला ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ये नीला ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ये नीला ग्रह है। उसके बाद से देख रहे हैं कि 3 नंबर में चंद्रमा। तो चंद्रमा का मिलान कीजिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यानी चंद्रमा क्या हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। यहाँ पर आपको हम लिख देगा, यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, आपको हम लोग लिख ही देते हैं। 3 का 1 का हम लोग, हमारा आंसर ये सब आंसर होगा, आंसर के रूप में होगा। 3 का 1 का आंसर लिखने जाएंगे तो बुध, तो बुध क्या है जी, सबसे छोटा ग्रह है। तो बुध यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ग नंबर में क्या है जी, ग नंबर में है इसका आंसर। तो हम लोग यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग के रूप में, यानी बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। फिर हम लोग 2 नंबर की बात करें यहाँ पर, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नीला ग्रह। यहाँ पर देख रहे हैं घ में है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, घ। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, घ। ठीक है। उसी तरह 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या है, ख में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ख लिख दीजिएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। फिर हम लोग 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर में दिया है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड हमारा क्या हो जाएगा, उल्का पिंड आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े। हाँ सॉरी, माफ कीजिएगा, उल्का पिंड के भी बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बतला देते हैं कि उल्का पिंड जो बहुत सारे विशाल उपग्रह होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत वर्षों के बाद वो टूटकर, यानी क्या होता है, जैसे किसी चीज का जब समय पूरा हो जाता है तो उसको क्या होता है, वो खराबी होने लगती है, उसमें थोड़ा सा डैमेज तरह का होने लगता है।
तो वो क्या होता है, जब बहुत वर्षों तक वो उपग्रह अपना समय व्यतीत कर लेते हैं, यानी वो बुढ़े अवस्था में आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। जब वो टूटेंगे तो आसमान से यहाँ पर आते आते क्या होते हैं, वो छोटे छोटे रूप में उधर ही वो टंगाए हुए उधर अपने अंतरिक्ष में घूमते हैं। यानी वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे से खींचे हैं और उसी तरह वो क्या है, उस आसमान में वो अपना चक्कर लगा रहे हैं। नहीं तो वो गिर नहीं जाते हैं। अगर वो अपने एक दूसरे से खिंचाव नहीं रहते तो डायरेक्टली पृथ्वी पर गिर नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो हम लोग उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे। तो उल्का पिंड क्या होता है, ये आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के एक टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर का अणा के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यानी वो क्या होते हैं, उल्का पिंड जो उपग्रह के टूटे हुए भाग होते हैं, जो पत्थर के रूप में होते हैं, वो क्या होते हैं, उस आसमान में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब बात कर लेंगे यहाँ पर 5 नंबर में आकाश गंगा। तो आकाश गंगा के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आकाश गंगा के बारे में, तो हम लोग देख रहे हैं कि लाखों तारों का समूह, यानी आकाश गंगा में क्या होता है कि लाखों तारों का समूह होता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में क्या होता है, लाखों आकाश गंगा का समूह, यानी जो ब्रह्मांड होता है वो लाखों आकाश गंगा, सिर्फ एक आकाश गंगा नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात की जाती है। यानी उसमें पूरे असंख्य तारों, यानी पूरे तारों का ले लिया जाता है, पूरे ग्रहों का ले लेता है, उसी सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 नंबर में आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, जो उसके हम लोग ब्रह्मांड के रूप में जानते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या दिया हुआ है कि आपस में चर्चा कीजिए एवं लिखिए। क्या करना है, इसको आपस में चर्चा करना है और इसके क्वेश्चन आंसर को बताना है आपको। तो दिया हुआ है, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं। सही बात है, आपको ये महसूस करनी चाहिए, ये अनुभव करनी चाहिए कि आखिरकार ये जो हमारे तारे हैं ये बहुत छोटे क्यों दिखाई देते हैं। यानी जो सूर्य के बड़े हैं, यानी बड़े हैं लेकिन फिर भी ये छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, थ्योरी में तो चर्चा किया ही था कि तारे क्या होते हैं, पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। क्या होते हैं, पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण ये हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तारे, यहाँ पर अब क्वेश्चन 5 का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कई तारे सूर्य के बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा कि कई तारे हमारे सूर्य से बड़े हैं लेकिन छोटे दिखाई इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम पृथ्वी से तारे क्या है, अधिक दूरी पर स्थित हैं, जिसके कारण ये छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्लियर, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5 के 2 नंबर में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इसमें दिया है कि तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर तारे आकाश में ही हैं फिर दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई देते। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त कि तारे हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि यहाँ पर जब दिन की समय होती है तो सूर्य के प्रकाश उस तारे के प्रकाश से अधिक होता है, जिसके कारण हमें वो तारे के प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे हम वह नहीं देख पाते। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि हम लोग उसको नहीं देख पाते। यानी तारे के प्रकाश हम लोग दिन में क्यों नहीं देख पाते। तो इसका आंसर लिखिएगा कि सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है या सूर्य के प्रकाश तारे के प्रकाश से अधिक होने के कारण तारे का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे हम लोग वह तारे दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी 5 के 3 पर बात करेंगे कि चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर 5 के 3 नंबर में बात करेंगे कि चंद्रमा तारों से छोटा होने के बावजूद भी बड़ा दिखता है क्योंकि
चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक है। ये यानी क्या है, यहाँ पर नजदीकी होने के कारण चंद्रमा हमें क्या हो जाता है, बहुत आसानी से दिखाई पड़ता है। फिर हम लोग बात कर लेंगे, इसमें दिया हुआ है कि अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह हमें नजर आएगा, हमें उत्तर के पक्ष में तर्क कीजिए। तो हम इसका आंसर हो जाएगा नहीं, किसी आकाशीय पिंड का न हो तो वो हमें नजर नहीं आएगा। अगर उल्का पिंड की तरह घर्षण कर वो आकाश में ही क्या होगा, जल उठेगा और उल्का के रूप में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि इनमें किन किन आकाशीय पिंडों के नाम छुपे हैं, इसको आपको लिखना है। यानी इसमें कुछ खंडा बनाकर उसमें क्या किया है, कुछ शब्द दे दिया है और इसमें कुछ आकाशीय पिंड जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके नाम दिए हुए हैं, उसको आपको चुन कर लिखना है। यानी उसमें वो शब्द से उठाकर उसको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं कि ये हमारा एक बुध हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद से देख रहे हैं कि एक सूर्य हो गया, उसके बाद से सूर्य के बाद से देख रहे हैं कि एक शुक्र हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं यहाँ पर पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद से मंगल हो गया, मंगल के बाद से यहाँ पर जाएंगे मिलाने इसमें से, तो ये हमारा बृहस्पति हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं तो शनि हो गया, उसके बाद से अरुण हो गया, उसके बाद से वरुण हो गया। यानी यहाँ पर क्या दिया था, 7 ग्रह का ही नाम दिया हुआ था, जो हम लोगों ने आसानी से उसको मिला लिया। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसमें क्या है कि सौर मंडल का या मॉडल या चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको क्या करना है कि एक ऐसा ही सौर मंडल का ग्राफिक चित्र बनाना है और उसको विभिन्न रंग से रंग कर उस आकाशीय पिंड को दिखाकर उसके नामांकन कर वो क्या करना है, अपनी कक्षा में प्रदर्शन करना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने अपने क्लास 7 का अध्याय 1 को अच्छी तरह से कंप्लीट किया, उसको समझा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।